अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही जस्टिस मंसूर अली शाह कर रहे थे और उनके साथ जस्टिस अतर मिल्ला और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल थे, उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले को बहुत ही तरीके से निशाना बनाया है और वो बड़ा ही दिलचस्प था। ये सब कुछ आज हुआ है, हम आपको बताते हैं किस तरह से उन्होंने ये सब कुछ किया। डिसफ्रेंचाइजमेंट को उन्होंने टारगेट किया, लेवल प्लेइंग फील्ड को, एक ही पार्टी को टारगेट करने को, ईसीपी के कंडक्ट को, इस सब को उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो पीटीआई के प्रेसिडेंट हैं और इस वक्त जेल में हैं, उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के केस में उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले को टारगेट पर रखा और चौधरी परवेज़ इलाही को आम इंतखाबात में अब हिस्सा लेने की उन्होंने इजाज़त दे दी है। ये सब कुछ कैसे हुआ, बड़ा ही दिलचस्प था। आज की समाअत बहुत ही दिलचस्प और मानी खेज थी। तो ये इस 3 रुकनी बेंच के सामने कल ही केस मुकर्रर किया गया था सप्लीमेंट्री लिस्ट में, जिसको फिर 11 बजे के लिए मुकर्रर कर दिया गया था इस बेंच के सामने। और जब हम कमरा अदालत में पहुंचे तो जजेज एक और केस की समाअत कर रहे थे, उसके बाद इस केस की बारी आई तो 11:10 हो चुके थे जब इस केस की समाअत शुरू हुई। तो उसमें जो चौधरी परवेज़ इलाही की नुमाइंदगी कर रहे थे वो फैसल सिद्दीकी एडवोकेट कर रहे थे। कराची के लायर हैं, बड़े नोन और काबिल लायर हैं और ये वही हैं जिन्होंने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले को भी शदीद क्रिटिसाइज़ किया पिछले दिनों अपने आर्टिकल में, जो कि बड़ा ही चुबा अदालत को। तो बहरहाल फैसल सिद्दीकी साहब ने चौधरी परवेज़ इलाही की जो नुमाइंदगी करनी थी, तो मंसूर अली शाह साहब जो तीसरे सीनियर तरीन जज हैं सुप्रीम कोर्ट के और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रुकन भी हैं और वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के भी रुकन हैं, और उन्होंने कोर्ट नंबर 3 में वो इस बेंच की सरबराही कर रहे थे। तो उन्होंने फैसल सिद्दीकी साहब से पूछा कि आप बताइए कि केस के ग्राउंड्स क्या हैं, तो किन वजूहात की बुनियाद पर चौधरी परवेज़ इलाही के कागजात मुस्तरद हुए। तो उन्होंने कहा फैसल सिद्दीकी साहब ने कि 75 एतराज़ात किए गए थे चौधरी परवेज़ इलाही की दरखास्त के ऊपर, जिनमें से 20 की बुनियाद पे आरओ ने उनके कागजात मुस्तरद किए, लेकिन आरओ ने आज के दिन तक ये फैसला ही नहीं दिया कि किन वजूहात पर उन्होंने कागजात मुस्तरद किए थे। और फिर बाद में जो हमने ट्रिब्यूनल में अपील की तो ट्रिब्यूनल ने सिर्फ एक ग्राउंड के चौधरी परवेज़ इलाही ने इंतखाबात के लिए के अखराजात के लिए अकाउंट नहीं खुलवा रखा, इस बुनियाद पर कागजात मुस्तरद किए, जबकि बाकी 19 उन्होंने एतराज़ात को खारिज कर दिया। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि और भी कोई डिक्लेरेशन का भी मामला है, तो उस पर उन्होंने कहा कि जब हाई कोर्ट में गए तो हाई कोर्ट ने खुद से 100 मोटो नोट लेकर और चौधरी परवेज़ इलाही की एक प्रॉपर्टी को जवाज बनाकर उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही के कागजात मुस्तरद करने के ग्राउंड को 2 कर दिया। एक उन्होंने किया कि अकाउंट नहीं खुलवाया इन्होंने एक्सक्लूसिव, जो कि सिर्फ इंतखाबी अखराजात के लिए होता है, और दूसरा इन्होंने एक प्रॉपर्टी है 10 मरले की वो जाहिर नहीं की। और उस पर ये फैसल सिद्दीकी साहब का कहना था कि ये प्रॉपर्टी ऐसी है कि जो इंतखाबात से पहले अचानक से कहीं से निकाल कर लाई जाती है किसी के कागजात मुस्तरद करवाने के लिए। तो उस पर जो जमाल खान मंदोखेल साहब थे, जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, बलूचिस्तान से ये एलिवेट होकर आए हैं, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के सदर भी रहे हैं, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे हैं, माजरत स्लिप ऑफ टंग था। तो उन्होंने कहा कि लेकिन पहले से मौजूदा अकाउंट को भी तो डिक्लेयर किया जा सकता है कि हम इंतखाबी अखराजात के लिए रख देते हैं। और जैसे मंसूर अली शाह ने कहा कि क्या कोई ऐसा अकाउंट पहले से चौधरी परवेज़ इलाही का है। इस पर जो फैसल सिद्दीकी साहब थे जो चौधरी परवेज़ इलाही के वकील थे, उन्होंने कहा बिल्कुल चौधरी परवेज़ इलाही का पहले से एक अकाउंट है और उससे 2 हल्के पहले से जुड़े हुए हैं कि उन 2 हल्कों के अखराजात उस एक्सक्लूसिव अकाउंट से होंगे। इस पर अतर मिल्ला साहब ने पूछा कि क्या ये तो कोई कानून में पाबंदी नहीं है कि हर हल्के के लिए अलहदा अकाउंट खुलवाना होगा, एक उम्मीदवार एक से ज़्यादा हल्कों से इलेक्शन लड़ते हुए एक अकाउंट से भी तो अखराजात कर सकता है। तो फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा बिल्कुल ऐसा ही है। इस पर उन्होंने चीफ जस्टिस अतर मिल्ला साहब ने पूछा, जो कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे हैं, उन्होंने पूछा कि आर्टिकल 17 क्या आरओ को इजाज़त देता है कि वो अकाउंट्स देखे। इस पर जो फैसल सिद्दीकी साहब ने थे उन्होंने बड़ा दिलचस्प उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि इलेक्शन एक्ट का जो रूल्स है उसमें 132 to 136 अकाउंट खुलवाने के मुतालिक है। उन्होंने कहा लेकिन उन रूल्स में लिखा हुआ है कि उम्मीदवार
अपने इंतखाबात के लिए जिस हल्के से वो इलेक्शन लड़ रहा होगा या एक से ज़्यादा हल्कों से इलेक्शन लड़ रहा होगा, उनके लिए एक अखराजात का एक्सक्लूसिव अकाउंट खुलवाएगा, जिससे सिर्फ वो उस इलेक्शन के अखराजात करेगा और बाद में वो अकाउंट इलेक्शन कमीशन को जमा करवा देगा। उसकी स्टेटमेंट इलेक्शन कमीशन उसका ऑडिट करवा लेगी और उसकी बुनियाद पर यह देख लेगी कि जो तयशुदा लिमिट है इलेक्शन कमीशन की, उससे ज़्यादा तो उम्मीदवार ने अखराजात नहीं किए। अगर उससे ज़्यादा अखराजात होंगे तो फिर उम्मीदवार के खिलाफ कंप्लेंट हो सकती है और उसको डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये आपने इलेक्शन लड़ने के बाद देना होता है, ये आरओ ने नहीं देखना होता, इलेक्शन कमीशन ने जाकर देखना होता है, और वो भी इलेक्शन लड़ने के बाद ये अकाउंट। इस पर जो जस्टिस अतर मिल्ला थे, उन्होंने कहा कि हमने इलेक्शन एक्ट की तशरीह करनी है और ऐसी तशरीह करनी है कि लोगों को उनके हक के राहदही वोट करने और इलेक्शन लड़ने के हक से महरूम ना किया जा सके। और फिर उन्होंने जो फैसल सदीकी साहब थे, उन्होंने कहा कि देखिए आरओ ने प्रॉपर्टी का मामला भी नहीं तय करना होता, और कोई प्रॉपर्टी अगर डिस्प्यूटेड है तो वो इलेक्शन मैटर में डिसाइड नहीं होगी। और ये प्रॉपर्टी जबकि चौधरी परवेज इलाही के नाम से जो जाहिर की जा रही है, फैसल सदीकी साहब ने कहा कि ये प्रॉपर्टी 20 नवंबर 2023 को खरीदी गई, और ये ऐसे वक्त में जाहिर की जा रही है कि चौधरी परवेज इलाही खरीदी जब चौधरी परवेज इलाही जेल में थे। उन्होंने तो ये प्रॉपर्टी खरीदी ही नहीं। और इस पर उन्होंने एक और इंकशाफ किया, उन्होंने कहा ये प्रॉपर्टी 3 नामों पर है। इसमें अगर आप देखें तो 48 नंबर पर नाम है कि मुन्ना सलाही साहब के नाम पर है, 49 नंबर पर नाम है कि ये चौधरी परवेज इलाही के नाम पर है, और 51 नंबर पर नाम है कि चौधरी परवेज इलाही की अहलिया के नाम पर है। यानी कि उन तीनों लोगों के नाम पर एक ही 10 मरले की प्रॉपर्टी निकाली गई जिन तीनों ने इलेक्शन लड़ना था। और ये जाहिर करता है बदनीति के ये इनके कागजात मुस्तरद करने के लिए ये प्रॉपर्टी तैयार की गई कि ये इन तीनों के नाम पर है, इन तीनों ने खरीदी है। लेकिन इस पर जो जस्टिस मंतूर शाह थे, जो जस्टिस जमाल खान बंदो खेलते हैं, उन्होंने हंसते हुए कहा, उन्होंने कहा कि आप कितने खुशकिस्मत हैं कि आप प्रॉपर्टी खरीद रहे नहीं, लोग आपको प्रॉपर्टियां दे रहे हैं। और उन्होंने कहा कि अगर आप ये फिर प्रॉपर्टी को लेना चाहेंगे तो उन्होंने फैसल सदीकी साहब ने कहा कि मेरे क्लाइंट चौधरी परवेज इलाही इस प्रॉपर्टी को ना उन्होंने खरीदा है ना वो लेना चाहते हैं। रियासत ये हमारे कागजात मुस्तरद करवाने के लिए ये प्रॉपर्टी झूठी क्रिएट करके लाई है, और हम रियासत को कहते हैं हमसे ये प्रॉपर्टी ले और बेशक किसी फलाही इदारे को दे दे। इस पर जो जमाल खान बंदो खेलते हैं, उन्होंने कहा कि ये तो बताइए कि जो हाई कोर्ट है उन्होंने क्या अपने इख्तियारात को वो इस्तेमाल ना करते आपके खिलाफ ये प्रॉपर्टी वाले मामले पर? तो उन्होंने कहा कि नहीं बिल्कुल करते, लेकिन वो सियासी और आईनी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते बजाय इसके कागजात मुस्तरद करने के लिए। इसके बाद जो दूसरी जो दिलचस्प बात हुई वो हाफिज हसान साहब जो वकील थे उस वोटर के जिसके एतराज़ात पर चौधरी परवेज इलाही के कागजात मुस्तरद हुए थे, वो रोस्टरम पर आए तो उस पर जस्टिस अतर मिल्ला ने कहा कि आप एक वोटर की बुनियाद पर आप चाहते हैं पूरे हल्के के वोटरों को महरूम कर दिया जाए नुमाइंदगी से चौधरी परवेज इलाही की। तो उस पर उन्होंने कहा कि जो हाफिज हसान साहब थे जो वोटर के वकील थे, उन्होंने कहा कि नहीं सर देखें ये तो अब ऐसा नहीं है, हमें एतराज़ है कि एतराज़ करने का हक हासिल है। इस पर जमाल खान मंदोखेल साहब एकदम सीधे हुए, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, उन्होंने कहा कि एक चीज़ बताइए, ये आपके क्लाइंट उस वोटर को ये प्रॉपर्टी मिली कैसे दस्तावेज? तो उन्होंने कहा, जो हाफिज हसान साहब थे उन्होंने कहा कि नहीं वो वहाँ के पटवारी ने दी। उस पर जो जस्टिस अतर मिल्ला थे उन्होंने कहा कि अच्छा पटवारी ने प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट दिया, तो क्या निगरान हुकूमत का एक अफसर चौधरी परवेज इलाही के कागजात मुस्तरद करवाने के लिए मुलव्विस है? इस पर जो जस्टिस मंसूर अली शाह थे जो बेंच के सरबराह थे, उन्होंने कहा 2 ग्राउंड है, एक अकाउंट का दूसरा प्रॉपर्टी का, ठीक है। और ट्रिब्यूनल ने जब ग्राउंड्स मुस्तरद किए, जबकि पहले 20 थे, उन्होंने 18 मुस्तरद किए, 2 रखे ग्राउंड। लाहौर हाई कोर्ट का जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल था, उन्होंने कहा तो आपने क्यों ना चैलेंज किया कि नहीं बाकी 18 भी ग्राउंड रखें? आपने क्यों सिर्फ मान लिया कि हाँ 2 ग्राउंड ही बनते चौधरी परवेज इलाही के कागजात मुस्तरद होने के? इस पर जो उन्होंने पूछा हाफिज हसान साहब से कि आप बताइए कि कहाँ पर लिखा हुआ है इलेक्शन एक्ट में कि आपने कागजात नामजदगी दाखिल करवाते वक्त जो अकाउंट जाहिर करना है वो सिर्फ एक हल्के के लिए होगा, वो एक से ज़्यादा हल्कों के लिए नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा जी फॉर्म ए पढ़िए। उन्होंने कहा फॉर्म ए निकालिए। फॉर्म ए पढ़ा गया तो उन्होंने कहा इसमें कहाँ पर लिखा हुआ है कि यही अकाउंट किसी और हल्के के साथ इस्तेमाल नहीं हो सकता? तो उस पर भी
हाफिज एहसान साहब के पास कोई जवाब नहीं था। इस पर उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, अकाउंट का मामला तो तय हुआ, अब आ जाइए प्रॉपर्टी के मामले पर। ठीक है, फिर इस मौके पर जस्टिस अतर मिल्ला ने रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि आरओ ने, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के वकील की तरफ देख के कहा, उन्होंने कहा कि आरओ का काम फैसिलिटेट करना होता है उम्मीदवारों को, आरओ का काम मसाइल पैदा करना नहीं होता। आरओ ने मुश्किलात, और उन्होंने इलेक्शन कमीशन की तरफ देख के कहा कि, उन्होंने कहा कि बराए मेहरबानी आप लोगों ने इलेक्शन को मुश्किल नहीं बनाना, और ऐसा ना लगे कि ये सब कुछ एक ही जमात के साथ हो रहा है। यानी कि उनका इशारा था कि पूरे मुल्क में, उन्होंने इनडायरेक्टली कहा कि जिस अंदाज से मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और इलेक्शन कमीशन गैंगअप होके, और जो निगरान हुकूमत है, तीनों गैंगअप होके एक ही पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई के पीछे पड़े हुए हैं, तो बराए मेहरबानी ये हमारे नोटिस में, हम नोट कर रहे हैं कि ये आप क्या कर रहे हैं, तो ये इस तासुर से बचिए, ये इलेक्शन की साख को तबाह कर रहा है। ये उनका इनडायरेक्टली कहना था। इस पर उन्होंने बात जब खत्म की तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने इससे भी भारी रिमार्क्स दिए, जो कि चीफ जस्टिस कादी फैज साहब के उस फैसले की तरफ इशारा करते थे जो उन्होंने पीटीआई से बल्ले का निशान छीन कर और इस्टेब्लिशमेंट की सहूलतकारी करते हुए और इस इलेक्शन में वोटर और उम्मीदवारों को डिसफ्रेंचाइज किया है। तो उस पर, उस तरफ इशारा करते हुए जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि देखिए, ये जो मामला है, यहाँ पर हमें कोर्ट्स को, अदालतों को यानी कि देखना चाहिए कि हम डिसफ्रेंचाइज नहीं करने के लिए आए हुए, हमने फ्रेंचाइज करना है उम्मीदवारों और वोटरों को इलेक्शन अमल में। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा कि ये बताइए, ये कौन है पटवारी जिसने प्रॉपर्टी का पेपर दिया? तो बड़ी वो मुश्किल से फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने नाम बोला, हाफिज एहसान साहब ने। उन्होंने कहा जी कैसर नाम का पटवारी है। जस्टिस अतर मिल्ला साहब ने पूछा कि नाम बताएं और इसका सर्कल नंबर बताएं, किस सर्कल नंबर से है? तो हाफिज एहसान साहब ने कहा जी सर्कल नंबर 49 है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने पूछा कि क्या स्क्रूटनी के वक्त आपका वोटर मौजूद था वहां पर जिसने एतराज किया कागजात पर? तो फैसल सिद्दीकी साहब बोले, उन्होंने कहा जनाब सिर्फ ये वोटर ही तो स्क्रूटनी के वक्त मौजूद था कागजात मुस्तरद करवाने के लिए, बाकी जो चौधरी परवेज इलाही के वकील थे वो तो स्क्रूटनी के अमल में शरीक ही नहीं हो सके थे, उनको अगवा कर लिया गया था। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा कि ये आप मुझे बताइए कि ये असासे कब जाहिर करने होते हैं, कब तक के जाहिर करने होते हैं? तो हाफिज एहसान साहब ने जो वोटर के वकील थे उन्होंने कहा कि जी जिस दिन नॉमिनेशन पेपर दाखिल करते हैं उस दिन तक के। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने उनको पढ़ के बताया रूल्स में से, उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने असासे जाहिर करने थे 30 जून 2023 तक के, और ये प्रॉपर्टी जिस पर आप डिस्प्यूट कर रहे हैं, ये प्रॉपर्टी अगर उन्होंने खरीदी भी है तो ये नवंबर 2023 में खरीदी है। ये जब तक के असासे जाहिर करने थे यानी कि 30 जून तक के, उसके बाद खरीदी की प्रॉपर्टी है, इसके लिए तो डिस्प्यूट हो भी नहीं सकता। तो ये किस बुनियाद पर? इस बुनियाद पर उन्होंने कागजात मुस्तरद कर दिए। और इस पर जस्टिस अतर मिल्ला ने कहा कि आपने ये इलेक्शन मैटर में तो फेवर कर दिया पीटीआई को, सॉरी चौधरी परवेज इलाही को, ये प्रॉपर्टी तो अब डिस्प्यूटेड भी नहीं रही है, चौधरी परवेज इलाही चाहे तो आप रख भी सकते हैं, आपने उनको 10 मरले की प्रॉपर्टी फेवर कर दी है। इस मौके पर ईसीपी के वकील आए। फिर ईसीपी के वकील से जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा कि आप क्या कहते हैं? तो उन्होंने कहा जी कि वो जो वर्कर्स पार्टी केस है उसमें कहा गया है कि ये इलेक्शन लड़ने के लिए उम्मीदवार को अपने अकाउंट एक्सक्लूसिव खोलना होगा। इस पर जस्टिस अतर मिल्ला ने रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि इसी वर्कर्स पार्टी केस में यह भी लिखा हुआ है कि आपने फ्री एंड फेयर इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन करवाने हैं। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने बड़ा सार्केस्टिकली तंज किया। उन्होंने कहा कि लेकिन वो पैरा ये नहीं पढ़ेंगे। इस पर जस्टिस अतर मिल्ला ने फिर एक और रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा, और इलेक्शन कमीशन के डीजी लॉ को उन्होंने देखकर उन्होंने कहा कि और इसी वर्कर्स पार्टी केस में फैसले में लिखा है कि आपने तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन कमीशन ने लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करवानी है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने दोबारा तंज किया। उन्होंने कहा वो पैराग्राफ्स इलेक्शन कमीशन ने नहीं पढ़े होंगे, स्किप कर गए होंगे। इस पर इलेक्शन कमीशन के डीजी लॉ ने कहा कि जी वो अकाउंट खोलने का मामला था, वो इन्होंने नहीं खोला, ये देखें इलेक्शन
ये वर्कर्स पार्टी केस के फैसले में लिखा हुआ है, इस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि ये फैसला हमारे ही लिखा हुआ, आप हमें मत बताएं कि हमने क्या लिखा है, इसमें नहीं लिखा हुआ कि एक अकाउंट एक हल्के के लिए होगा, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। इसके बाद जो जस्टिस अतर मिल्ला थे उन्होंने दोबारा से कहा, उन्होंने कहा बराए मेहरबानी इलेक्शन कमीशन, आपका काम इलेक्शन आसान बनाना है, फैसिलिटेट करना है, ये नहीं है कि आप इस अंदाज में फ्रिवलस एतराज़ात पर कागजात मुस्तरद करवाते रहें। और उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने उसी वक्त वो इस तरह उन्होंने वोटर को वो बुलाया दोबारा से रोस्ट्रम पर। वो वोटर एक पंजाबी वोटर था और टिपिकल था, मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रही थी कि ये इतना स्मार्ट कैसे होगा कि चौधरी परवेज़ इलाही के कागजात की एक प्रॉपर्टी ढूंढ के ले आया। तो उस पर जमाल खान मंदोखेल साहब ने उससे पूछा कि हाँ भी बताओ कैसे आपने प्रॉपर्टी का कागज़ निकाला, कहाँ से निकाला? तो उसने कहा नहीं मुझे पता था। उन्होंने कहा आपको कैसे पता था? उसने पंजाबी में कहा नहीं मैनू बड़ा कुछ पता है, यानी कि मुझे बहुत कुछ पता है। तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने हंस के कहा कि की पता है तेनू, कित्थों पता है, यानी कि कैसे तुम्हें पता है, कहाँ से पता है? और इसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने उसी वक्त फैसला सुना दिया और उन्होंने कहा कि ये कागजात नामजदगी मंजूर की जा रहे हैं चौधरी परवेज़ इलाही के और वो इलेक्शन लड़ सकते हैं अब गुजरात से। और इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया कि आप फौरी तौर पर दिन रात लगाकर बैलेट पेपर्स नए सिरे से छपवाएं, उसमें चौधरी परवेज़ इलाही को इलेक्शन सिंबल अलॉट करें और उस इलेक्शन सिंबल को बैलेट पेपर पर मौजूद होना चाहिए। इस मौके पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने थोड़ा सा मनमनाने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि नहीं सर, वो देखें जो बैलेट पेपर हैं वो छप चुके हैं, इलेक्शन ताख़ीर का शिकार हो सकता है और ये इम्पोर्टेड पेपर है, पाकिस्तान में अवेलेबल भी नहीं है ये बैलेट पेपर्स वाला पेपर, तो ये मज़ीद नहीं है, तो इसके फिर नए सिरे से अखराजात होंगे, वो इलेक्शन कमीशन कहाँ से लाएगा? तो इस पर जो जस्टिस मंसूर अली शाह थे उन्होंने कहा कि देखिए ये आपका काम है, अब आप इलेक्शन कमीशन आप कैसे ये मुमकिन बनाएंगे? अखराजात लेने हैं तो बेशक उस पटवारी से ले लें जिसने ये प्रॉपर्टी लीक की, या इस वोटर से लें जिसने ये फ्रिवलस एतराज़ किया था, लेकिन आप दिन रात लगाएंगे। लेकिन इलेक्शन भी 8 फरवरी को होंगे और चौधरी परवेज़ इलाही इलेक्शन लड़ेंगे भी, उनका निशान भी बैलेट पेपर पे होगा, उनको निशान अलॉट भी होगा। और इस तरह से ये पिटीशन चलेगी। तो ये वो चीज़ है कि चीफ जस्टिस कादी फैसल को एक चीज़ सोचनी चाहिए थी, जो अदालतें होती हैं वो सजाएं सुनाने के लिए नहीं बैठती, जो जजेस होते हैं वो सजाएं देने के लिए नहीं बैठते, वो रिलीफ देने के लिए बैठे होते हैं। उन्होंने रास्ता निकालना होता है कि किसी तरह से भी जो उनके सामने दरखास्त गुजार है उसको बचा लें, उसको कोई ना कोई रिलीफ दे दें। उनको वो रास्ते नहीं ढूंढना होता कि किसी भी तरह से मैंने इस दरखास्त गुजार को ठोकना है। जजेस इसलिए नहीं बैठे होते और वो अच्छे जजेस नहीं होते जो ये काम कर रहे होते हैं, जो अपनी पहले से बाइसेस लेके बैठे होते हैं। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।